अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इस लेक्चर की जो हमारी एम्स हैं उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सिस्टम की टाइप्स क्या हैं। सिस्टम की 3 टाइप्स होती हैं। ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। तो सबसे पहले तो हम इनमें डिफरेंस देखेंगे और हम यहाँ से आइसोलेटेड सिस्टम को कैरी करेंगे। उसके बाद हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है इसको डिफाइन भी करेंगे और इसकी डेरिवेशन भी करेंगे। और थर्ड पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हमारी डेली लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमें कहाँ कहाँ पे हेल्प आउट करता है, और ये हमें यूनिवर्स में किन किन फिनोमना जो हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, या कहाँ कहाँ पे इसने हमें हेल्प आउट किया है। तो ये इसकी जो 4 बेसिक एम्स हैं, सिस्टम की टाइप्स क्या हैं, वहाँ से आइसोलेटेड सिस्टम को कैरी करेंगे। फिर हम चले जाएंगे आइसोलेटेड सिस्टम को प्योरली डिफाइन करने के बाद चले जाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, उसकी डेरिवेशन करेंगे। फिर एंड पे जाके हम डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इम्पोर्टेंस क्या है। तो लेट अस मूव टू स्क्रीन और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिस्टम की टाइप्स देखते हैं और फिर हम आइसोलेटेड सिस्टम को डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास जो सिस्टम टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स के सिस्टम होते हैं। तो सबसे पहला सिस्टम जो है वो ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें मैटर भी एंटर हो रहा है। जब आप उसको स्टडी कर रहे हैं, मैटर एंटर भी हो रहा है और मैटर लीव भी कर रहा है। तो यहाँ पे ये देखें, मैटर एंटर भी हो रहा है सिस्टम में, मैटर लीव भी कर रहा है। उसके बाद एनर्जी लीव भी कर रही है सिस्टम को और एनर्जी एंटर भी हो रही है। तो ये सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम है जिसमें मैटर और एनर्जी की मूवमेंट को कोई पूछने गूछने वाला नहीं है। वो एंटर भी हो रही है और लीव करके भी जा रही है। उसके बाद क्लोज्ड सिस्टम है। ऐसा सिस्टम है जिसमें मैटर जो है वो ना लीव कर सकता है ना एंटर हो सकता है, लेकिन एनर्जी एंटर भी हो सकती है और लीव भी कर सकती है। तो क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एनर्जी सिस्टम को छोड़ के बाहर भी जा सकती है, बाहर से अंदर भी आ सकती है। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिससे ना मैटर बाहर जा सकता है और ना ही मैटर अंदर आ सकता है, और ना ही एनर्जी सिस्टम से बाहर जा सकती है और ना ही एनर्जी आ सकती है। तो आप इस सेंस में भी आइसोलेटेड सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम को एनर्जी ना लीव करके बाहर जाए, ना बाहर से एनर्जी सिस्टम के अंदर आए, और ना मैटर सिस्टम से बाहर जाए और ना मैटर बाहर से अंदर आए, ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम की एक और भी डेफिनेशन है, ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स अमल ना करे और अंदर से फोर्स बाहर ना जाए, तो उसका मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। आपने मोमेंटम का एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा हुआ है कि मोमेंटम किसके इक्वल है? एफ इंटू टी
ये आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड मोमेंटम में पढ़ा हुआ है। ये किसके इक्वल होता है? डेल्टा पी में के इक्वल होता है। अब अगर हम लोग क्या करें, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए फोर्स को ना अंदर जाने दें ना बाहर आने दें, तो क्या होगा कि इस सिस्टम में किसी भी ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इस सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा पी किसके इक्वल है? एफ इंटू टी। तो अगर हम इसको फोर्स को कांस्टेंट कर दें, फोर्स ने ही यहाँ पे आके मोमेंटम को चेंज करना होता है। तो जब फोर्स ही ना अंदर से बाहर आएगी ना बाहर से अंदर जाएगी, तो इसमें जितने भी चीज़ें मौजूद हैं या ऑब्जेक्ट मौजूद हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, उनका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे आइसोलेटेड है ये सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे इसका मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, इसकी एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। अब आइसोलेटेड सिस्टम में होता क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम के जो ऑब्जेक्ट हैं या उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ फोर्स को शेयर कर सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखें, एक सिलेंडर है, उसमें गैस को बंद किया हुआ है, गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर से उनको एनर्जी नहीं मिल रही और अंदर से उनकी एनर्जी बाहर नहीं आ रही। और आपने कभी ऐसा भी नहीं देखा होगा कि गैस के मॉलिक्यूल सिलेंडर में पड़े पड़े हुए मर गए हों। ऐसा तो नहीं होता, उनकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है तो वो जिंदा रहते हैं ना। उनका मोमेंटम कांस्टेंट रहता है तो वो उसके अंदर गैस मौजूद रहती है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम बनाते हैं, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स का मोमेंटम बाहर नहीं आ रहा, बाहर से अंदर मोमेंटम नहीं हो रहा। लेकिन अगर यहाँ पे ही गैस फिल कर दी जाए तो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में मोमेंटम शेयर कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम के टोटल मोमेंटम पे कोई चेंज नहीं आएगी। देखें, इस गैस के मॉलिक्यूल ने इसको मोमेंटम दे दिया, ये देखें इस पूरे बॉक्स का मोमेंटम तो नहीं चेंज हो रहा। तो आइसोलेटेड सिस्टम में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मोमेंटम एक्सचेंज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। किसी का मोमेंटम कम भी हो सकता है, किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन सिस्टम के टोटल मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगी। ऐसे एग्जांपल ले लें, अगर आप लोग एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं तो क्लासरूम में सारे बच्चों के साथ पास पैसे कलेक्ट किए जाएं, अगर वो हैं 10,000। अब वो 10,000 पूरा रूम जो है बच्चों से मिलकर, बच्चे जो हैं सारे मिलकर एक रूम बनाते हैं और रूम एक आइसोलेटेड सिस्टम है। अब रूम से बाहर पैसे ना जाएं और रूम से बाहर से पैसे अंदर ना आए, तो वो वाले पैसे एक बच्चा रख ले या सारे आपस में शेयर कर लें, उस रूम के पास पैसा 10,000 ही है। वो पैसों की टोटल अमाउंट चेंज नहीं होगी जब तक इस कमरे से बाहर ना जाएं और कमरे के बाहर से अंदर पैसे ना आए, तो वो चेंज नहीं होगी। इसी तरह ये आपस में शेयर करते रहें इन सब का, क्योंकि ये सिस्टम इन सब पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इन सब पार्टिकल्स का मोमेंटम का सम लेंगे तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये अपना मोमेंटम इसको दे दे या ये अपना मोमेंटम इसको दे दे, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। तो आइसोलेटेड सिस्टम में जो ऑब्जेक्ट होते हैं या पार्टिकल होते हैं वो आपस में मोमेंटम शेयर कर सकते हैं, लेकिन बाहर से ले नहीं सकते मोमेंटम और बाहर मोमेंटम दे नहीं सकते, तो उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब आ जाए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसकी डेफिनेशन को हम लोग एंड पे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले इसको डेरिवेट करते हैं, तो डेरिवेशन ही इसकी स्टेटमेंट होगी, तो उसी से हमें इसकी स्टेटमेंट का भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है। हमारे पास क्या है? एक आइसोलेटेड सिस्टम है, और उस आइसोलेटेड सिस्टम में कितने ऑब्जेक्ट हैं? दो ऑब्जेक्ट हैं, दो मैसेज हैं। एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसमें दो मैसेज हैं, एक M1 है और दूसरा M2 है। तो दोनों के दोनों हार्ड और स्मूथ हैं, तो ये इनकी शेप है सफ़ेयर, दोनों के दोनों हार्ड और स्मूथ हैं। एक का मैस M1 है, दूसरे का मैस क्या है? M2 है। अब इनमें कोलिजन नहीं हुई, कोलिजन से पहले जो M1 है वो वेलोसिटी V1 से मूव कर रहा है, M2 वेलोसिटी V2 से, और ये सेम डायरेक्शन में सेम लाइन के ऊपर मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे V1 जो है वो ग्रेटर देन है V2 से। इसका मीनिंग क्या है कि जो मैस M1 है ये फास्ट मूव कर रहा है और M2 क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, स्लो मूव कर रहा है। अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा
क्योंकि M1 फास्ट मूव कर रहा है और M2 क्या मूव कर रहा है, स्लो। कुछ टाइम के बाद M1 M2 को जाके हिट करेगा, M1 M2 को हिट करेगा और कुलियन होगी, M1 एक्शन करेगा और एक्शन फोर्स लगाएगा F किसके ऊपर, M2 के ऊपर। M2 रिएक्शन करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, और M2 M1 के ऊपर फोर्स लगाएगा और वो क्या है, F प्राइम। तो M1 ने एक्शन किया M2 के ऊपर और फोर्स लगाई राइट डायरेक्शन में दाएं तरफ F, और M2 ने रिएक्शन किया और फोर्स लगाई M1 के ऊपर F प्राइम जिसको कहा, और वो बाएं तरफ लगाई फोर्स इसने। अब कोलिजन के बाद अगेन दोनों मैसेज जो हैं, जो M1 है इसकी वेलोसिटी चेंज हुई कोलिजन की वजह से और इसकी वेलोसिटी V1 प्राइम होगी। तो यहाँ पे कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी है M1 की वो V1 प्राइम है और M2 की वेलोसिटी क्या है, V2 प्राइम। लेकिन अगेन दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और सेम लाइन के ऊपर मूव कर रहे हैं। तो ये तो है एक्सप्लेनेशन जो आपने लिखना है। कोलिजन के बाद की वेलोसिटीज प्राइम वेलोसिटीज हैं और कोलिजन के बाद की वेलोसिटीज क्या हैं, जो अनप्राइम वेलोसिटीज हैं। अब हम देखेंगे क्या, अगर तो कोलिजन के पहले का मोमेंटम जैसे मैंने आपको बताया ये आपस में शेयर कर रहे हैं, तो सिस्टम तो बना हुआ है M1 और M2 से, तो हम दोनों के मोमेंटम का सम देखेंगे कोलिजन से पहले और फिर कोलिजन के बाद सिस्टम का मोमेंटम देखेंगे। मीनिंग क्या है कि M1 और M2 का मोमेंटम का सम लेके देखेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद, तो इसका मतलब यह है कोलिजन होने की वजह से मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आई। तो ये ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि आइसोलेटेड सिस्टम में जब ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं तो कोलिजन की वजह से उनके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आती, उनमें कोई वेरिएशन नहीं आती। तो अब हमने इसको प्रूव करना है, और तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि इम्पल्स का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। यहाँ आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि फोर्स इनटू टाइम किसके इक्वल है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है। फोर्स इनटू टाइम किसके इक्वल है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है। तो हम फर्स्ट मोमेंटम चेंज कैलकुलेट करेंगे किस में, M1 में। तो फोर्स जब लगती है तो वो मोमेंटम में चेंज पैदा करती है। तो अब जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो ये है हमारे पास। तो M1 के मोमेंटम में क्या चेंज आ रही है, तो आप हेडिंग रख दें चेंज इन मोमेंटम ऑफ M1 इसी रूल से। तो M1 के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो F प्राइम है, यहाँ पे डायग्राम में देखें F प्राइम है। तो ये F प्राइम इंटू टाइम, जिस टाइम के लिए कोलिजन हुई। तो अब ये चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या है, कोलिजन के बाद का मोमेंटम। तो देखें मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कोलिजन के बाद इसका मास M1 ही है और बिफोर भी M1 है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, V1 प्राइम। तो कोलिजन के बाद की का जो मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम कहलाएगा, और कोलिजन से पहले का जो मोमेंटम है वो क्या कहलाएगा, इनिशियल मोमेंटम। ये PF है और ये क्या है, PI है। तो हम फर्स्ट बॉल को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये देखें मैस इंटू V1 प्राइम, तो ये आ गया फाइनल मोमेंटम की वैल्यू ये, और यहाँ पे ये किसकी आ गई, इनिशियल मोमेंटम M1 इंटू V1, ये कोलिजन से पहले इसका इनिशियल मोमेंटम आ गया, इसको कह दिया 1। उसके बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे चेंज इन मोमेंटम ऑफ M2। तो यहाँ पे M2 कर लें, M1 ही लिखा हुआ है। तो अगेन इसी फॉर्मूले से F इंटू टाइम, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो क्या है, F है। तो एज इट इज लिख दिया F इंटू टाइम, अगेन वैसे ही फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो M2 का फाइनल मोमेंटम क्या बनेगा, इसकी वेलोसिटी क्या है, V2 प्राइम। फाइनल मोमेंटम क्या बना, M2 V2 प्राइम, और इनिशियल मोमेंटम माइनस M2 इंटू V2 मीन्स के मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन फाइनल मोमेंटम। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो अब हमने सिस्टम का टोटल मोमेंटम कैलकुलेट करना है, सिस्टम का टोटल मोमेंटम। तो 1 और 2 का सम ले लेते हैं।
क्योंकि ये फर्स्ट बॉल का मोमेंटम है, ये क्या है, सेकंड बॉल का है। तो सिस्टम बना हुआ है दोनों बॉल से मिलकर। तो हमने दोनों का सम ले लिया, तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड को ऐड कर दिया। यहाँ पे देखें तो इन दोनों में टी कॉमन था, ये देखें यहाँ पे। तो टी को बाहर कॉमन ले लिया, तो एफ प्राइम प्लस एफ इंटू टाइम, क्योंकि टी कॉमन है। तो फर्स्ट बॉल का देखें ये वाला मोमेंटम m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1। इसी तरह सेकंड बॉल का मोमेंटम ये वाला, सारी इसकी राइट साइड यहाँ पे सम कर दी। अब नेक्स्ट पे देखते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि उसी इक्वेशन को अगेन रिपीट करके लिखा हुआ है। और मुझे थोड़ी स्क्रीन साफ कर लेने दें। अब यहाँ पे देखें एफ प्राइम एंड एफ दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। अगर आप लोग यहाँ पे फिगर में देखें, ये देखें, ये एफ प्राइम लेफ्ट साइड पे है और एफ किस तरफ है, राइट साइड पे है। तो एफ एक्शन था, एफ प्राइम क्या है, रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो अब हम यूज करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से एफ प्राइम किसके इक्वल है, माइनस एफ के इक्वल है। तो यहाँ पे एफ प्राइम को रिप्लेस कर देंगे माइनस एफ से, एफ एज इट इज रहेगा, बाकी सारी साइड ऐसे ही उतार ली हमने। तो इन दोनों का सम क्या आ गया, जीरो। तो ये सारी साइड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अब इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लें बस। ये माइनस की टर्म है, इधर ले आए। ये भी माइनस की टर्म है, इधर ले आए। तो अगर आप लोग देखें तो ये भी प्लस की टर्म है और ये भी क्या है, प्लस की टर्म। अब गौर करें ज़रा इस साइड पे और इस साइड पे। इस साइड को देखें पहले, ये है m1 का मोमेंटम कुलियन से पहले, और ये मोमेंटम है m2 का कुलियन से पहले, क्योंकि अनप्राइम वेलोसिटी कब है, कुलियन से पहले। तो हमने देखा कि ये सिस्टम का मोमेंटम है, m1 v1 प्लस m2 v2। सिस्टम बना हुआ था दो स्फेयर से मिलके, वो कौन से थे, m1 और m2 का। दोनों के मोमेंटम का सम लिया है हमने बिफोर कुलियन। वो किसके इक्वल आया है, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट स्फेयर प्लस मोमेंटम ऑफ सेकंड स्फेयर आफ्टर कुलियन। तो अब सिस्टम का मोमेंटम, ये राइट साइड क्या बता रही है, सिस्टम का मोमेंटम आफ्टर कुलियन, और लेफ्ट साइड आपको क्या बता रही है, सिस्टम का मोमेंटम बिफोर कुलियन। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन से ये देखते हैं कि सिस्टम का मोमेंटम कुलियन से पहले और सिस्टम का मोमेंटम कुलियन के बाद दोनों इक्वल है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि टोटल मोमेंटम में चेंज नहीं आई। फर्क क्या पड़ा है कि m1 ने अपना कुछ मोमेंटम m2 को दे दिया, लेकिन मोमेंटम दोनों ने आपस में शेयर किया, बाहर नहीं दिया या बाहर से मोमेंटम लिया नहीं है। इस वजह से दोनों का मोमेंटम, दोनों m1 और m2 का मोमेंटम कुलियन से पहले सम लिया और कुलियन के बाद सम लिया, तो वो इक्वल आया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब सिस्टम कोई आइसोलेटेड हो, आइसोलेटेड का मीनिंग क्या है, बाहर से फोर्स अंदर ना आए, अंदर से फोर्स बाहर शेयर ना हो, तो सिस्टम का मोमेंटम कभी चेंज नहीं होता। तो इसको कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसकी डेफिनेशन आप ये वाली कर लें, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कंजर्व, मीन इसका भी कांस्टेंट है। या इसकी ये स्टेटमेंट कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन हमेशा इक्वल टू होता है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, लेकिन शर्त है सिस्टम आइसोलेटेड हो। तो इसको कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये अब इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं कि हमारी डेली लाइफ में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब जो प्लैनेटरी मोशन है, तो कोलिजन प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज़ करते हैं कि कोलिजन में कितनी एनर्जी लॉस हुई, कितनी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हुई, या एनर्जी में चेंजेस क्या आई हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ किया जाता है।
इसके बाद जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है यहाँ पे इसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, इसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए भी ये हमें हेल्प आउट करता है। इसके अलावा कॉस्मिक वर्ल्ड का मीनिंग ये है जो प्लानिटरी मोशन है, ऊपर जो स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, इनके मोशन को भी डिस्क्राइब करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज किया जाता है, और ये हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब देखें ना, यूनिवर्स के ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करता है। यूनिवर्स का मोमेंटम कांस्टेंट है। अगर हमारी अर्थ का मोमेंटम कांस्टेंट ना होता तो ये तो जर्क लगाती, कभी स्लो होती, कभी फास्ट होती, कभी स्लो होती, कभी फास्ट होती, तो हम तो अर्थ के ऊपर कांप रहे होते। जैसे आप गाड़ी में बैठे होते हैं, गाड़ी में ब्रेक लगाई जाए, आगे की तरफ गिरते हैं, नहीं तो पीछे की तरफ। जब ज़्यादा एक्सेलरेटर दबाया जाता है तो पीछे की तरफ गिरते हैं। तो इसी तरह ज़मीन पे भी हम ऐसा ही काम कर रहे होते। तो इसी ने हमें क्या बताया कि ज़मीन का मोमेंटम कांस्टेंट है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं। तो प्लेनेटरी मोशन को भी ये डिस्क्राइब करता है, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मोशन को भी डिस्क्राइब करता है। इसके अलावा ये फोर्स कैसे प्रोड्यूस होती है कोलिजन में, हमें फोर्स की कैलकुलेशन में भी हेल्प आउट करता है। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है, एफ किसके इक्वल है, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। तो मोमेंटम में जो चेंज है वो क्या है, टाइम। तो अभी हमने कैलकुलेट किया, M1 ने F2 के ऊपर, M1 ने M2 के ऊपर कितनी फोर्स लगाई, और M2 ने M1 के ऊपर कितनी फोर्स लगाई। तो कोलिजन में फोर्स कितनी लगती है, ये उसकी कैलकुलेशन में भी हमें हेल्प आउट करता है। तो ये टॉपिक यहीं तक था, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक